देखो अब हम क्या करें आगे, इसको ऐसे लिखें y इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स। देखो इसमें दो पार्ट्स हो गए, है ना। अब हमने क्या किया, देखो इसके दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट हो गया 2 अंडर रूट ए एक्स और एक पार्ट हो गया y बराबर माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग y बराबर 2 अंडर रूट ए एक्स यानी y बराबर 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स को ले लें। मान लो हमने इसको ले लिया, ठीक। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे y बराबर 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स। देखो क्या होगा, पहली बात तो ये, अब देखो ये एक फंक्शन बन गया। देखो इसके दो हिस्से हो गए, एक प्लस एक माइनस, ये दोनों अलग अलग दो फंक्शन हैं। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, क्योंकि इसमें x की एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू आएगी और इसमें भी x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू आएगी। तो ये दोनों अलग अलग दो फंक्शन बन गए एक्चुअली, है ना। जैसे ये एक फंक्शन बन गया, प्लस वाला ले लिया हमने, प्लस वाला ले लिया, एक फंक्शन बन गया। अब इसका ग्राफ हम फंक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये, एक्चुअली a पॉजिटिव है तो रूट a तो डिफाइन है, कोई समस्या नहीं। अब x को पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि रूट a डिफाइन है ना। रूट a में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि a पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन का देखो ये डोमेन हो गया, x की वैल्यू पॉजिटिव, ये इसका डोमेन हो गया। अब देखो हम क्या करें, है ना। ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना होता है सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, देखो क्या होगा, यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालें तो क्या होगा, देखो 2 रूट ए कॉन्स्टेंट हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट एक्स हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया बोलो, रूट ए बाई रूट एक्स। अब देखो रूट की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, तो रूट ए पॉजिटिव है और रूट एक्स भी पॉजिटिव, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। देखो ध्यान दो क्या है, हमने क्या किया, ये देखो डी बाई डी एक्स अपने पास था, क्या था, रूट ए अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर -1/2। देखो अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा, देखो रूट ए बाहर, x की पावर n का लगाओगे फार्मूला तो क्या होगा n x की पावर n-1, तो क्या हुआ बोलो, -√a/2 x की पावर -3/2, तो क्या हुआ देखो -√a/2 x की पावर 3/2। देखो एक्चुअली क्या है, x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव होगा, देखो जैसे ये रूट ए तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखो x की पावर 3/2, x की पावर 3 की पावर 1/2, x पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है तो x की पावर 3 भी पॉजिटिव होगा और उसका पावर 1/2 भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो देखो √a भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन आगे लगा है नेगेटिव साइन, तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बोलो, कॉनकेव डाउन हो गया। ध्यान दो, कॉनकेव डाउन, है ना, क्योंकि x की पावर 3/2 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, पॉजिटिव आएगी, ध्यान दो, है ना। तो देखो ये कॉनकेव डाउन हो गया, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउन है, और x बराबर 0 पर y 0 होगा। x को 0 लेंगे तो y क्या होगा बोलो, 0 होगा। ध्यान दो, देखो तो क्या हो रहा है, देखो 0 पर वैल्यू 0 है, फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउन है, तो मतलब ग्राफ देखो कुछ इस तरह बनेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउन, तो ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है ना, जो हमने बना लिया इस फंक्शन का। अब देखो दूसरा फंक्शन इसी का नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ इसके जस्ट नीचे बन जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ऐसा ही ग्राफ इसके नीचे बना दो, या ऐसे समझो कि y की जगह -y रखने से कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, मतलब जैसा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वैसा ही ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी बनेगा। ध्यान दो,
जैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी देखो बन गया। तो ये हमारे पैराबोला का ग्राफ हो गया। एक बात और यहां पर ध्यान दो, देखो जैसे जो dy dx है इसमें अगर आप x टेंडिंग टू 0 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा, है ना। dy dx रखोगे तो x टेंड टू 0 पर dy dx इन्फिनिटी आएगा। तो dy dx इन्फिनिटी का मतलब देखो क्या हुआ कि यहां पर टेंजेंट ऐसे ओरिजिन पर ये इसका टेंजेंट होगा, ओरिजिन पर y एक्सिस इसका टेंजेंट बन जाएगा, है ना। ये बात यहां पर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मतलब ओरिजिन पर कॉर्नर नहीं आएगा, मतलब ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ग्राफ ऐसे नहीं होगा, यहां पर कॉर्नर नहीं आएगा, है ना। यहां पर क्या होगा देखो, ये यहां पर टेंजेंट ऐसे करके आएगा, है ना, dy dx इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। देखो ये हमारे पैराबोला का ग्राफ बन गया, है ना। मतलब अब हमें ये याद रखना है कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्या बताया, जैसा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे होगा, क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। या ऐसे समझ लो कि ये हमने ग्राफ बनाया प्लस वाले का जो x एक्सिस के ऊपर था, तो माइनस वाले का ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल ठीक उसके जैसा x एक्सिस के नीचे। तो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो देखो इस तरीके का ग्राफ हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा देखो ध्यान दो, मैंने बताया था कि इस पैराबोला का फोकस कहाँ था, देखो ये इसका फोकस था a डिस्टेंस पर आगे, और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ था, देखो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स था a डिस्टेंस पर पीछे, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये इसका फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a,0, ये इसका फोकस है ना। ये पैराबोला का देखो डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन क्या था बोलो, x बराबर -a। देखो ध्यान दो, ये लाइन है ना, ये लाइन जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है, इस लाइन को, है ना, ये लाइन क्या है, इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। मतलब जैसा पैराबोला इसके एक तरफ है वैसा ही दूसरे तरफ है। इस लाइन को पैराबोला की एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस। तो याद रखना ये बात, पैराबोला की एक्सिस का मतलब ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। इस बात को नोट कर लो, पैराबोला की एक्सिस का मतलब ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये पैराबोला की एक्सिस है, हालांकि ये एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बोलो, y इक्वल टू 0 होता है, ध्यान दो। तो ये पैराबोला की एक्सिस हो गई जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। ये पैराबोला का फोकस है जो कि एक्सिस के ऊपर है ना। ये पैराबोला का फोकस है जो कि एक्सिस के ऊपर है और पैराबोला के अंदर है। देखो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, इस पॉइंट को पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्सिस पैराबोला को काट रहा है। देखो ये रहा एक्सिस और ये रहा पैराबोला, तो एक्सिस पैराबोला को जहां पर काटता है वो उसका वर्टेक्स होता है। और खैर यहां पर ये 0 0 है, इसलिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बोलो, 0, 0 हो गया, क्योंकि यहां पर देखो ये ओरिजिन पर है, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो यहां पर क्या हो गया बोलो, 0, 0 हो गया। तो ये वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला एक्सिस को काटता है, या ऐसा कह दो एक्सिस पैराबोला को काटता है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बोलो, 0, 0। तो देखो ध्यान दो, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा उतनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर, देखो ये हमारा एक्सिस है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ये सब बातें याद रखो, ये सब बातें हर पैराबोला में हैं, चाहे आप कोई पैराबोला लोगे उसमें ये बातें आएंगी। कौन कौन सी बातें, एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, याद कर लो इस बात को, एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर पैराबोला एक्सिस को काटता है, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स से फोकस होता है अंदर की तरफ, है ना, वर्टेक्स से फोकस कहाँ है देखो, पैराबोला के अंदर, उतनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स होता है बाहर की तरफ, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इन बातों को ध्यान रखो, देखो मैं लिख देता हूँ सारी बातों को ध्यान से, ठीक है। तो ये ग्राफ पैराबोला का हमको हमेशा दिमाग में बैठा लेना है अब, है ना। y² = 4x,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का ग्राफ अब हमको याद कर लेना है हमेशा के लिए। ठीक है, देखो ध्यान दो। पहली बात, पैराबोला लिखो फटाफट, पैराबोला इज सिमेट्रिक, ठीक है, अबाउट एक्सिस, पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो वर्टेक्स इज, है ना, वर्टेक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस, पैराबोला और इसकी एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होता है, बोलो, वर्टेक्स होता है। ठीक है, तीसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस बराबर वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। चौथी बात देखो, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। देखो पैराबोला की एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक बात और ध्यान दो, देखो ये लाइन, है ना, ये लाइन जो फोकस से पास होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इसको कहा जाता है लेटस रेक्टम, L1 L2, है ना। देखो पांचवा L1 L2, L1 L2 क्या है, लेटस रेक्टम, इसे कहते हैं लेटस रेक्टम। ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना, एंड पासिस थ्रू फोकस, मतलब ये लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है। ध्यान दो, ये लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है ना। और ध्यान देना, ये एक लेंथ है, ये पैराबोला के बीच की लाइन है, इनफाइनाइट नहीं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ है बस। मतलब इसके ऊपर निकल गया तो लेटस रेक्टम नहीं है, इसके नीचे निकल गया तो लेटस रेक्टम नहीं है, मतलब L1 L2 के बीच के हिस्से को ही लेटस रेक्टम कहते हैं। मतलब ये एक लेंथ है ना, L1 L2 के बीच की लेंथ को ही लेटस रेक्टम कहते हैं, इसको कहा जाता है लेटस रेक्टम। और ध्यान देना, इसकी लेंथ 4a होती है, 4a, मतलब ये डिस्टेंस 2a होगा और ये डिस्टेंस भी 2a होगा। ध्यान देना, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, ये 4a पूरा होता है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि आखिर ये 4a कैसे होता है, इसको भी बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है ना, कि L1 L2 की लेंथ आखिर 4a क्यों होती है। तो देखो पैराबोला के बारे में ये 5 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या 5 बातें, देखो वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, ये 5 बातें याद कर लो, हर पैराबोला में इंपॉर्टेंट हैं। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, है ना, ये 5 बातें हर पैराबोला में इंपॉर्टेंट हैं। पैराबोला में ये 5, जैसे कि सर्कल में 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, सेंटर और रेडियस। सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, सब कुछ मालूम, लेकिन पैराबोला में ये 5 पैरामीटर्स हैं, तो ये 5 पैरामीटर्स पैराबोला में इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो ये कौन सा पैराबोला है, बोलो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ ऐसे करके बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, मतलब स्टैंडर्ड में सबसे पहला पैराबोला। तो हमने क्या किया, देखो इसकी इक्वेशन को भी प्रूफ किया। हमने पहले ये देखा आखिर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहाँ से आया, फिर हमने ये देखा आखिर इसका ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, ये भी हमने समझा, और फिर बाकी चीज़ों को भी निकाला। अब हम बाकी जो 3, अब देखो बताया ना 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, उसमें से पहला ये। अब बाकी जो 3 बचे हैं उनमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उनमें सारे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद से कर सकते हैं। एक बात और समझ लो कि आखिर ये लेटेस्ट रेक्टम 4a क्यों आया, ये कैसे आया, इसको ज़रा हम समझ लें। देखो क्या है यहाँ पर, इसको लिखो ज़रा ध्यान से, मिटाने जा रहा हूँ मैं, इसको लिखो ज़रा ध्यान से, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, लिखो जल्दी इसको। देखो
मैं बताता हूँ आपको। आखिर ये जो लेटेस्ट रेक्टम 4a आया, आखिर इसकी क्या वजह थी, आखिर ये 4a क्यों आया, इसको भी जरा हम समझ लें। देखो क्या है, मैंने बताया आपको भी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखो ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसे ये फोकस था, ये वर्टेक्स था ओरिजिन पर। देखो ये डिस्टेंस a थी, हमको मालूम था। हमने क्या किया, देखो ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये अपना लेटेस्ट रेक्टम है L1 L2। देखो हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को अल्फा मान लिया, इस डिस्टेंस को हमने अल्फा मान लिया। अब देखो क्या हुआ, ये जो अपना L1 है, L1 देखो L1, देखो ये ओरिजिन है, तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, a कॉमा अल्फा, ये हो गया a कॉमा अल्फा, है ना। L1 का कोऑर्डिनेट, L1 पॉइंट कहाँ पर है, पैराबोला के ऊपर है। तो देखो L1 ये डिस्टेंस a है, ये अल्फा, तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a कॉमा अल्फा। देखो ये L1 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, किस पर लाई कर रहा है, y स्क्वायर बराबर 4ax पे लाई कर रहा है। तो ये L1 सेटिस्फाई करेगा। देखो क्या होगा, y की जगह अल्फा रखो, अल्फा स्क्वायर बराबर 4a, x की जगह पर a रखो, तो क्या हुआ बोलो, अल्फा स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, अल्फा बराबर प्लस माइनस 2a। तो मतलब देखो ये जो अल्फा है ये कितना आ गया, 2a, तो इसलिए पूरा क्या हो गया, 4a। तो L1 L2 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 4a हो गई, क्योंकि ये 2a है और ये भी 2a ही होगा, तो कुल मिला के लेंथ कितना हो गया, 4a। तो इसीलिए लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है, 4a होता है। क्या किया हमने, इस लेंथ को अल्फा मान लिया, L1 का कोऑर्डिनेट लिखा, L1 क्या है देखो, a कॉमा अल्फा, तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a कॉमा अल्फा, ये a कॉमा अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बोलो, प्लस माइनस 2a। अल्फा एक्चुअली एक लेंथ है, इसलिए हमने से पॉजिटिव ले लिया, तो क्या मिल गया, 2a, इसलिए L1 L2 पूरा कितना मिल गया, 4a। ठीक है, देखो ध्यान दो। तो ये पहला वाला जो पैराबोला था उसके बारे में हमने सब कुछ सीखा। हालांकि ये बातें जो हमने यहाँ पर लिखी हैं ये दुनिया के हर पैराबोला के लिए ट्रू हैं, ध्यान देना, ये बातें हर पैराबोला के लिए ट्रू हैं, चाहे वो कोई भी पैराबोला हो। देखो ऐसा ना, पैराबोला बहुत टाइप के होते हैं, जैसे 4 तो अभी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद 4 और पढ़ेंगे उनसे मिलते जुलते, हालांकि वो भी लगभग स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो ये 4 पैराबोला ही पढ़ेंगे, 4 और पढ़ेंगे उनके जैसे, और उसके अलावा फिर बहुत सारे पैराबोला, कोई भी डायरेक्ट्रिक ले लो, कोई भी फोकस ले लो, पैराबोला नए नए मिलते जाएंगे। तो पहले हमें स्टैंडर्ड के बारे में सीखना है, और आईआईटी में भी 99% सवाल स्टैंडर्ड पैराबोला के आसपास घूमते हैं, है ना। आईआईटी के सिलेबस में जनरल पैराबोला है ही नहीं, आईआईटी के सिलेबस में स्टैंडर्ड पैराबोला ही है। तो आईआईटी के सिलेबस में भी आपको जो सवाल मिलेंगे 99% वो यही स्टैंडर्ड पैराबोला के ही जैसे ही मिलेंगे और उन्हीं पर बेस मिलेंगे। तो लिखो जरा बच्चों, ध्यान दो इसको, जल्दी पहले लिखो, जल्दी से पहले इसको।